नमस्कार। हम लोग पीवाई की सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर छत्तीसगढ़ व्यापम के जितने भी पेपर हुए हैं 2025 का से लेकर 2015 तक सभी पेपर को हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें जो है मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, हिंदी इंग्लिश रहेगा और साथ में जीएस हमारा रहेगा। ठीक है, इन सभी हम टॉपिक को लगातार पढ़ रहे हैं और आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने का टाइम आ गया है, आप लोग सभी यहाँ पर सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं। और आप यहाँ पर हम जो है कहाँ पहुँचे हैं 30 नंबर। इससे पहले हमने जो है मैथ के क्वेश्चन सॉल्व किए 28 तक, इसके बाद हम जो है 29 में पहुँच रहे हैं। यहाँ पर क्या सवाल है, दिए गए बिंदु से गुजरने वाली रेखा की संख्या है। तो अगर आपके पास कितना भी बिंदु दिया गया है, इसी प्रकार से बिंदु दिया गया है, तो ये जो बिंदु दिया गया है इसकी रेखा यहाँ पर बनेगा। अगर हम बात करें कि बिंदु से मिलकर ही कोई रेखा बनती है, ठीक है, तो जब हम असंख्य, इसमें जो है बिंदु जो होते हैं एक रेखा ऐसा खींच दिए तो इसमें असंख्य जो है बिंदु होते हैं और असंख्य जो है यहाँ पर जो है रेखा खींची जा सकती है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, दिए गए बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या, तो रेखाओं की संख्या जो होगी वो आपका अनंत होगी। ठीक है, केवल एक नहीं। यहाँ देखो, जितने भी एक रेखा अगर मान लेते हैं खींच लेते हैं तो यहाँ पर इसमें केवल 2 बिंदु नहीं है, इसमें बहुत अनंत बिंदु है और अनंत अनंत बिंदुओं को मिलाकर एक रेखा बनती है। ठीक है, तो हमने जो है पहले क्लास में रेखा जो है क्वेश्चन में हमने रेखा वाले पार्ट में हमने इसको पढ़ा है। लाइन एंड एंगल क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा था क्लास, उसके बारे में अगर आप जो है पीडीएफ नहीं लिए हैं तो मैं आपको जो है बता देता हूँ। सबसे पहले आपको सिंपल गूगल में चले जाना है। गूगल में आपको लिखना है, यहाँ पर देखेंगे जॉब आयोग लिखना है यहाँ पर। ठीक है, जॉब आयोग गूगल में लिखना है इस प्रकार से। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर फर्स्ट साइट दिखा रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने इस प्रकार से खुलेगा और यहाँ पर दिखा रहेगा, जैसे यहाँ पर लिखा रहेगा सीजी अमीन पटवारी, यहाँ पर इस पर गणित के लिए, तो इस पर क्लिक करोगे, नीचे चले जाओगे। नीचे जाने पर यहाँ पर देख सकते हैं सभी टॉपिक दिया है, जैसे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, जो आपको जो है अच्छे से थ्योरी पार्ट यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके सामने यहाँ पर जो है वर्गमूल घनमूल कैसे निकलता है, यहाँ पर इसके बारे में दिया है। यहाँ पर मैथ सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है, घातांक, ये सभी टॉपिक आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर नोट्स भी दिया हुआ है, इसे भी ले सकते हैं। ये सभी नोट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, नोट्स को आप प्राप्त करके इसके बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हैं और वहाँ से प्राप्त कर लिए, ताकि आपका जो है रिवीजन हो जाए अच्छे सही समय पर, सही समय पर। ठीक है, समझे, इस प्रकार से आपको देखना है। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर 30 क्वेश्चन जो दिया गया है इसको पढ़ो और इसको बनाने की कोशिश करो आप लोग भी। देखो यहाँ पर क्या दिया है, पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने में 24 घंटे समय मतलब लगता है। 4 घंटे 12 मिनट में किस कोण से घूमेगी। जैसे अगर हम बात करें तो देखो, ये आपका जो है क्या है, ये आपका गोल, अगर यहाँ पर तो पृथ्वी को ले लिया है, ठीक है, गोल यहाँ पर मानेंगे हम इसको। ठीक है, तो अगर हम इसका पूरा क्षेत्रफल की बात करें पूरा, तो कितना होता है, ये 360 डिग्री का होता है। 300, ठीक है, 360 डिग्री का होता है। मतलब 24 घंटे में अगर हम ऐसे भी गिनेंगे तो 24 घंटे में जो पृथ्वी होती है वो कितना घूमती है, 360 डिग्री जो है घूमती है। ठीक है, तो घूर्णन की दर यहाँ पर भी निकाल सकते हैं आराम से। कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि हमें जब समय पता रहेगा तो हम घूर्णन की दर निकाल लेंगे, कितना घूम रहा है। अगर मान लेते हैं कि आपको 24 घंटे में यहाँ पर पृथ्वी कितना घूम रहा है, 360 डिग्री घूम रहा है। ठीक है, मतलब एक चक्कर काट रहा है ना 24 घंटे में, तो एक चक्कर काट रहा है मतलब 360 डिग्री वो घूम रहा है। ये क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले दिया गया है 4 घंटे 12 मिनट। ठीक है, 4 घंटे 12 मिनट, 12 मिनट को अगर हम घंटे में बदलते हैं तो 12 को क्या करेंगे, हम 60 से भाग दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, घंटे में बदल जाएगा। तो 12 को अगर हम 60 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.2 में। 0.2 मतलब कहने का अर्थ कि 0.2 घंटा यहाँ पर हुआ, मतलब इस प्रकार से। और 12 इधर है, ठीक है, 12 को हम 60 से दिए थे, तो इसको भी हम घंटा बदल दिए। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखो 4 घंटा ये वाला हो गया और प्लस में जो है 0.2 यहाँ पर घंटा हो गया। तो इसको हम जोड़ दिए तो कितना हो गया, 4.2, मतलब 4.2 यहाँ पर। ये आपका क्या हो गया, कुल समय हो गया यहाँ पर, ये आपका समय हो गया। अब बोलता है कि हम गुणन की दर को पता कर लेते हैं। तो दर हमें ये इससे पता चलेगा कि क्योंकि देखिए ये 360 डिग्री जो है 24 घंटा में घूम रहा है, तो हम
प्रति घंटे के दर को निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम 360 डिग्री को हम अगर आप 24 से भाग देते हैं तो ये जो है 24 15 बार में कट जाएगा ये, ठीक है, 15 बार में कट जाएगा। और ये 15 जो है प्रति एक घंटे के, यहाँ पर 15 डिग्री जो है ये प्रति घंटे यहाँ पर घूम रहा है। क्लियर है, यहाँ पर समझ में आ गया। अब हमें ज्ञात करना है कि 4 घंटे 12 मिनट में किस कोण से घूमेगी, ये हमें पता करना है। तो हमें जो पता चल ही गया, हमें यहाँ पर 15 डिग्री प्रति घंटा जब पता चल गया तो हम कुल समय को गुणा कर देंगे, इससे आंसर हमारा आ जाएगा। मतलब 15 का गुणा हम कर देंगे 4.2 से, तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा, देखो 15 यहाँ पर गुणा कर दोगे तो लगभग आपका जो है यहाँ पर 15 दूनी 30, यहाँ पर आपका ये 0 0 हट जाएगा, मतलब 63 यहाँ पर आ जाएगा। 63 आपका राइट आंसर आ जाएगा। मतलब इसको अगर आप गुणा कर दोगे अभी तो आंसर आपका जो है आ जाएगा। ठीक है, 15 गुणे 4.2 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा। ये आपका समय हो गया ये वाला, और ये आपका जो है प्रति प्रति मतलब घंटा डिग्री इतना घूम रहा है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, 63 डिग्री यहाँ पर आपका ये राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। तो इस प्रकार के और भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे साइकिल का भी आता है, मोटरसाइकिल का भी आता है घूमने के लिए, देखिए। ठीक है, पूछ देगा कि इतने घंटे में इतना घूम रही है तो 4 घंटे में कितना घूमेगी, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो ऐसा आपको जो है बनाना है। क्लियर है, तो प्रीवियस ईयर से हमें यही पता चलता है कि किस प्रकार सवाल पूछा जा सकता है और बन सकता है, ये हमें अंदाज़ा हो जाता है पिछले साल के पेपर को सॉल्व करने से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल क्या दिया है, तो देखिए आगे, देखिए यहाँ पर समांतर चतुर्भुज से है। देखो हमने क्या पढ़ा है इसके बारे में, देखो हमने क्या पढ़ा है कि चतुर्भुज जो होता है दो टाइप से होता है। पहला जो होता है उसको हम समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, और दूसरा होता है समलंब चतुर्भुज होता है। ठीक है, समांतर में क्या होता है, जब कोई भुजा जो है समान होता है, सम्मुख भुजा जो है समान होती है, जैसे आपको आयत हो गया, वर्ग हो गया, ठीक है, इस प्रकार चाहे ऐसे भी हो, ऐसे भी आपको जो है जुड़ा हुआ है चतुर्भुज, तो ये भी आपका क्या है, समांतर है। ठीक है, लेकिन समलंब का अलग हो जाता है, समलंब का। ठीक है, इसको मैंने पहला क्वेश्चन बताया था। तो यहाँ पर देखिए समांतर के बारे में बता रहा है कि ए बी सी डी समांतर है। यहाँ पर देखो हम डायग्राम खींच भी सकते हैं, नहीं भी खींच सकते हैं, आप चाहें तो खींच सकते हैं। यहाँ पर समांतर बोल रहा है तो समांतर के लिए यहाँ पर इस प्रकार से रहेगा ये। ठीक है, ऐसे आपका जो है समांतर रहेगा। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि कई लोगों का कमेंट आता है कि कई लोग उनका नेगेटिव कमेंट आता है, तो यहाँ पर आप जो है ध्यान दीजिए अच्छे से, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि देखोगे नहीं फिर आप कमेंट करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक, तो आगे देखेंगे। ये देखो ये क्या है, ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसका नाम मैं रख देता हूँ। ठीक है, ए बी सी डी इस प्रकार से, ई आपका रख देना इस प्रकार से। अब आप देखो कि यहाँ पर ए ई है, ए ई एक लंब है। ठीक है, मान लेते हैं ए ई जो है एक लंब यहाँ पर गिरा लो ऐसे। अभी के लिए यहाँ पर ऐसे रहने दो इसको समझने के लिए। देखो ए ई मतलब कहने का अर्थ है कि समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वही ना हुआ, यहाँ पर लंब है ये आपका सी एफ, ए डी पर लंब है, यदि ए बी 10 है, ए बी क्या है यहाँ पर, ये 10 है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ए बी और ए डी सी ये क्या है, ये समांतर है एक दूसरे, तो मतलब अगर हम इसका 10 सेंटीमीटर लेते हैं तो ये भी हमारा जो है 10 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पर आगे, जैसे अब मान लेते हैं, मैं ऐसे मिला लेता हूँ, इसको भी ऐसे मिला लेता हूँ। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि ए ई यहाँ पर लंब है, ए ई। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मान लेते हैं डी सी पर ये लंब गिरा देता हूँ ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से भी गिरा सकते हैं। तो इसको जो ऊंचा ए ई का है, मतलब ये मान लो यहाँ पर ए ई, ठीक है, ई है, तो इसका जो है 6 सेंटीमीटर है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ये देखो डायग्राम फिक्स नहीं है, मैं ऐसे जो है इसके थ्रू बनाया हूँ। जरूरी नहीं है यहाँ पर जो है आपको जो है डायग्राम खींचना है, आसानी से आप जो है यहाँ पर बना सकते हो ऐसे भी। देखो ए ई 6 सेंटीमीटर है, कहने का मतलब टोटल हमें पता चल जाएगा यहाँ पर कैसे। देखो अगर देखो डी सी बराबर है ए बी का, बराबर जो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कुछ दिक्कत नहीं है। अब ए ई जो है, ए ई डी सी पर क्या हुआ, लंब है। ठीक है, लंब हमें बना दिया। और ए ई जो है, ए ई संगत है, ऊंचाई है, मतलब ये ऊंचाई है आपका। ठीक है, इसका ऊंचाई मान लेते हैं, ये ऊंचाई है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो डी सी गुणे ए ई, मतलब हम गुणा कर देंगे डी सी का। देखो ये डी सी गुणे अगर हम ए ई करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 गुणे आपका 6 बराबर 60 हो जाता है। ठीक है,
फिर बोल रहे हैं यहाँ पर सी एफ, तो मैं इधर से खींच देता हूँ। यहाँ पर ए डी का मान ये पूछा है कि ए डी, तो ए डी बराबर है किसके बराबर है, ए डी का मान यहाँ पर पूछा गया है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, ये देखो ये आधार है, ये ऊंचाई हो गया इसके लिए, ठीक है, इसके लिए ऊंचाई हो गया। और ये जो त्रिभुज है ये वाला, ये यहाँ पर जो है इसका नाम हम रख देते हैं सी, ये आपका एफ हो गया यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर यहाँ पर मैं रख देता हूँ इसका। अब पूछ रहे ए डी का मान यहाँ पर पूछा है, तो ए डी गुणे यहाँ पर क्या करोगे, ए डी गुणे सी एफ करोगे फिर से। ए डी क्या है यहाँ पर, ये बेस है, और सी एफ क्या है, ऊंचाई है, ठीक है, सी एफ ऊंचाई। तो ए डी का मान यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ए डी को ऐसे रहने दो। सी एफ का मान यहाँ पर 5 है, 5 गुणे ए डी हो जाएगा, ठीक है, ए डी। अब देखो यहाँ पर टोटल हमने क्या किया था, सबसे पहले शुरू में निकाला, हमने इसका मान निकाल लिया था ए ई का, कितना था, तो वो आपका जो है टोटल यहाँ पर निकाले थे 60 था, ये वाला टोटल यहाँ से यहाँ तक। तो उसी 60 को रख देना, मतलब यहाँ पर जो है ए डी बराबर हो जाएगा 60 बटे में आपका जो है, मतलब कहने का अर्थ देखो यहाँ पर इसको मैं ऐसे निकाला था, ये जो 60 है, 60 किसके बराबर है, तो ये जो ए डी और गुणा जो है ए डी सी एफ इसके बराबर है। तो ए डी का मान यहाँ पर है गुणा 5, यहाँ पर ए डी ऐसे रख दो, और 60 को यहाँ सीधे 5 से भाग दे दो, तो चुपचाप यहाँ आ जाएगा 12। तो मतलब ए डी बराबर आपका जो है 12 आ जाता है, इस प्रकार से राइट आंसर सी हो जाता है, ठीक है। ये जो है कहाँ पर मिलेगा, ये आपको, ये आपको चतुर्भुज वाला क्लास में आपको जो है बताया हूँ मैं, वहाँ पर चीज़ें वहाँ से समझ सकते हो आप, यहाँ पर लंब कैसे गिराते हैं इस बारे में। अगर आप ऐसे नहीं समझे तो देखो फिर से बताता हूँ, यहाँ पर मैं वैसे सिंपल तरीके से बताता हूँ। देखो सिंपल आपको जो है सबसे पहले ऐसे खींच लेना है, ये आपका खींच दिया ऐसे, ठीक है। मैं फिर से इसको मिटा देता हूँ, ऐसे खींच देता हूँ ये देखो ए वाला क्या है, इस पर लंब गिरा दिया ये, देखो ए बी सी डी है, तो ये सी डी है, इस पर लंब गिर गया आपका क्या, ये वाला गिर गया ना। देखो ये डी डी सी है, यहाँ पर देखो ये डी सी है, ए ई का लंब गिरा है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए ई लिख देंगे चुपचाप, ठीक है। उसके बाद देखोगे यहाँ पर सी एफ है, तो ये सी एफ ए डी पर लंब गिरा है, ठीक है। तो ए डी पर लंब गिरा है सी एफ जो है यहाँ पर लिखेंगे ए डी पर, तो ये जस्ट यहाँ पर जो है ये इधर आया है, तो मतलब ये ऊपर पर गिरेगा, किस पर गिरेगा, ए डी सेकेंड ए डी पर गिरेगा। तो मतलब जैसे यहाँ पर गिरा है कि जैसे देखो ये आपको यहाँ पर आंसर लाने से अच्छा है, देखो सबसे पहले समझ ही लो एक बार। देखो ये देखो ये सिंपल गिरा है, इस पर लंब ए ई हो गया, उसी प्रकार से सी जो गिरा है यहाँ पर, ये लंब चला जाएगा इसके ऊपर, ठीक है, ये भी आपका यहाँ पर लंब बनेगा ऐसे। तो देखो यहाँ पर 2 लंब बन रहा है, और एक यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है ऐसे, ठीक है ऐसे। अब वही पूछा है कि यहाँ पर यहाँ से ए डी का मान क्या होगा, ये पूछा है। तो जबकि यहाँ पर ए बी का यहाँ पर 10 है, और जो है ए ई का मान, ये जो ए ई है इसका पूरा मान यहाँ पर 6 है, और सी एफ, ये जो सी और यहाँ पर एफ है इसका मान टोटल यहाँ पर 5 है, ठीक है, 5 है इसका हाइट। अब इसी चीज़ को यहाँ पर रखा है, टोटल हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर निकाल आधार, मतलब सबसे पहले डी सी, देखो डी सी हो जाएगा, ये डी सी गुणे में ए ई, ठीक है, पहले करोगे डी सी गुणे ए ई, तो देखो डी और सी हो गया ये, और ई हो गया ए, ठीक है। ये पहले ये निकल जाएगा, देखो यहाँ पर डी सी, इस पर लंब गिरा है ए ई का, तो इसको हम इसको, ये आपका जो है आधार हो गया, ये आपका जो है ऊंचाई हाइट हो गया, ये वाला हाइट भी गिनते हैं ना इसको, हाइट ये पर हो जाता है कितना 10, ये वाला है 10, मतलब एक सेकेंड, डी सी, एक सेकेंड, यहाँ पर ए बी का मान है, ओके। सेम इसी टाइप से भी बन जाएगा, यहाँ पर भी सिंपल बन जाएगा। देखो इस प्रकार से लंब गिरा। अब देखो ये टोटल जो है 10, ये जो कि ये आपका ये है इस प्रकार से, तो ये 10 यहाँ पर डी सी गुणे में आपका जो है ए ई, इसका 10, इसका गुणा 6 बराबर 60, ठीक है। यहाँ पर यही 60 को यहाँ पर काउंट किए थे लास्ट में, जो कि आया हुआ था यहाँ पर, जैसे ए डी 5 है ना, तो ये 5 आपका 60 का गुणा किए थे 5 से, ऐसे 12 आपका 12 आ गया था। तो लास्ट में ऐसे किए थे सिंपल। इस सवाल को बना लेना, जो कि समांतर चतुर्भुज में मैं बताया हूँ इसके बारे में। सम चतुर्भुज से पहले आपको जो है देखना है, इसका क्षेत्रफल निकाला रहता है, तो क्षेत्रफल का गुणा होता है ए गुणे एच होता है, मतलब जो भुजा हो गया एक ठे, जैसे यहाँ पर भुजा हो गया और इसका एक हाइट हो गया इस पर, इसीलिए मैंने यहाँ पर 10 और गुणा यहाँ पर 6 लिखा था, इसीलिए 60 है, तो ये क्षेत्रफल हो जाता है, ठीक है। और अगर आपको समांतर चतुर्भुज का अगर आपको परिमाप निकालना है, तो परिमाप निकालने के लिए आपको क्या करते हैं, तो इसका निकालेंगे 2, और जो है a प्लस बी इसका फार्मूला होता है। तो ये 2 फार्मूला के आधार पर जो है यहाँ पर क्वेश्चन बना हुआ है,
समझे? थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा लग गया है, लेकिन समझ जाओ अच्छे से। क्षेत्रफल और परिमाप यहीं से निकलता है, तो हमें क्षेत्रफल निकालना था, आराम से यहाँ पर निकाल लिए इसका मान और इसका निकाल लिए दोनों का। इससे क्षेत्रफल पता चल गया, और बाकी जो है लास्ट में हमने ये इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, ये वाला को। ठीक है, इस प्रकार से, समझे? तो ये 2 फार्मूला को आपको याद रखो, बन जाएगा सवाल। अगर उस सवाल में टाइम लगा होगा तो आप जो है स्किप कर लेना, लास्ट में जो है बता चुका हूँ। आगे देखो, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 25% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर 20 है, और गुणा में आपका जो है क्रय मूल्य है CP, बराबर जो है x गुणे SP हम मान लेते हैं ऐसे। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ कि माना माना हम 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य CP है, तथा x वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है, x वस्तुओं का विक्रय मूल्य हम जो है मान लिए SP मान लिए। ठीक है, विक्रय मूल्य SP और यहाँ क्रय मूल्य जो है CP मान लिए। ठीक है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, SP बटे CP बराबर 20 बटे x हो जाएगा, इस प्रकार से ये आपका प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 25% है, ये लाभ है, तो x का मान हमें निकालना है। तो लाभ प्रतिशत का उपयोग करके हम CP और SP के बीच जो है हम पता करेंगे। तो लाभ प्रतिशत कितना दिया गया है, तो 25% ये दिया गया है। तो प्रतिशत सूत्र क्या होता है, तो SP माइनस CP, ये सेलिंग प्राइस में से हम CP को क्रय मूल्य घटाएंगे, बटे में CP से भाग देंगे, गुणा हम 100 करेंगे। ये आपका क्या है, ये आपका जो है लाभ प्रतिशत का सूत्र है। लाभ कितना है, देखो ये लाभ प्रतिशत का मतलब यहाँ पर 25 हो जाएगा, तो यहाँ पर 25 ये लाभ प्रतिशत है, और बराबर यहाँ पर SP माइनस CP बटे में आपका जो है CP गुणे में यहाँ पर 100 हो जाता है, इस प्रकार से। अब देखो ये 100 है, इस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 बटे में यहाँ पर आपका 100 बराबर, इधर कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर जो है SP बटे में आपका जो है CP माइनस 1 इधर बचा है, कुछ नहीं है, 100 ऊपर चला गया इधर। तो यहाँ पर टोटल क्या आ जाएगा, तो 1/4 प्लस 1 यहाँ बराबर SP बटे CP, और यहाँ पर जो है कट जाएगा ये, तो SP बटे में CP प्लस 5/4। ठीक है, 5/4 आ गया, ये आपका जो है 5/4 के बाद यहाँ पर आप आसानी से बना लोगे। अगर ऐसे आप नहीं बनाओगे तो ऐसे सिंपल बना लोगे, सिंपल तरीका है, ऐसे भी बन सकता है 5/4 से भी। अगर यहाँ से नहीं बना तो आप आसानी से आगे भी बना सकते हो। इसके बाद क्या करोगे, आगे 20/x है, उसका 5 का गुणा हम कर देंगे, जैसे 5 गुणे x बराबर 20 गुणे 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 80 मतलब 80/5 हो जाएगा, मतलब 16 आंसर आएगा। तो इसको जो है और तरीका से भी बना सकते हैं, मैं यहाँ पर बना के देख रहा था आपको, और तरीका से बना सकते हो। जैसे आपको जो है बता दूं यहाँ पर, जैसे देखो आप यहाँ पर, जैसे मैंने SP और CP यहाँ पर निकाला कितना, ये आपका जो है 20 बटे यहाँ पर x था, ये निकाला हमने। अब देखो x का मान हमें निकालना है, x का मान हम पता चेक कर लेंगे, तो उसके बाद हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो सिंपल यहाँ पर लाभ का प्रतिशत तो पता है ना, क्या हो जाएगा, ये 20 बटे x हो जाएगा, ये आपका CP है। ठीक है, अभी हमने क्या ज्ञात किया, ये आपका 20 बटे SP CP दोनों है यहाँ पर। उसके बाद माइनस का 1 गुणे में यहाँ पर 100, ऐसे भी कर सकते हो। ये कैसे आया, तो देखिए यहाँ पर सिंपल हम वही लाभ प्रतिशत फॉर्मूला लगा दिए, कि जैसे 20/x हो गया ये वाला, ठीक है, SP CP, और बके में यहाँ पर CP माइनस CP हो गया ये वाला। ठीक है, ये वाला क्योंकि ये CP था, यहाँ पर बटे में आपका जो है यहाँ पर CP हो जाएगा, और गुणा यहाँ पर 100। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर जो सिंपल इससे पहले वाले हमने बनाया, उसी में जो है बना सकते हैं। तो सिंपल 16 आंसर आएगा इसका जो है लास्ट में। कैसे, अगर ऐसे करोगे 25 बटा यहाँ पर 100, वही आपका बन जाएगा 20/x माइनस एक्स, वही आ गया टोटल 20 माइनस एक्स हो जाएगा, फिर x हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर आपका 20 चौको 80, ये होगा हो जाएगा इसके साथ, और टोटल x बराबर 80 माइनस में यहाँ पर 4x होगा, और 4 मतलब यहाँ पर कट जाएगा 80, यहाँ पर 4, अब एक x इधर जुड़ जाएगा तो 5x हो जाएगा, 5x और यहाँ पर 80, 5 से कट जाएगा, मतलब 16/85, x बराबर 16 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीके से बन जाएगा वो। आगे देखो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसको पढ़ो पहले। 50 संख्याओं का औसत 38 है, यदि दो संख्याओं अर्थात 45 और 55 को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, यहाँ पर बोल रहा है। औसत हम क्या जानते हैं, टोटल सम, पहले सम करते हैं, उसको टोटल काउंट करते हैं, मतलब कुल संख्याओं का योग बटे संख्या, जो संख्या नंबर आता है उसको हम निकालते हैं। अगर मूल योग निकालना है तो एवरेज का गुणा हम टोटल से कर लेते हैं, औसत का गुणा टोटल से करते हैं।
ठीक है, तो हम निकल जाता है मूल योग। इस प्रकार से जो है फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा औसत वाला क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल क्या दिया है, पहला दिया है 45 और 55, हटाई गई संख्या कौन सा है, देखो यहाँ पर छोड़ा जाए संख्या, छोड़ा जाए तो छोड़ा जाए कौन सा है, तो यहाँ पर इसको भी देख लीजिए। अब यहाँ पर जो छोड़ दिया गया है उसको बोल रहा है, तो मतलब यहाँ पर 45 और प्लस में आपका जो है 55, मतलब टोटल 100। 100 क्या है, ये हटाई गई संख्याओं का योग, मतलब इसका योग है टोटल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर उसमें देखते हैं 38 है, औसत 38 है यहाँ। तो हमने औसत में पढ़ा है कि जब हम मूल योग निकालना रहता है हमें, तो योग निकालना रहता है अगर हमें, तो एवरेज मतलब औसत का गुणा हम किससे करते हैं, टोटल काउंट से करते हैं। तो देखो 50 संख्याओं का औसत यहाँ पर कितना है, 38 है, तो 38 औसत है, तो 38 का गुणा हम किससे करेंगे, टोटल संख्या से, मतलब 50 से गुणा करेंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1900 आ जाएगा ये। ठीक है, 1900 आ जाएगा, ये हमारा सम आ गया उसका। अब यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि ये जो हटाई गई संख्या है, मतलब हटाई गई संख्या 45 और 55 को छोड़ दिया जाए इसको, तो यहाँ जो हटाई गई संख्या वो 100 हो गया। अब यहाँ पर शेष संख्याओं का योग हमें पता करना है, औसत योग पहले योग याद कर लेंगे, तो यहाँ पर जो है योग बराबर हो गया, मतलब शेष संख्याओं का यहाँ पर योग लिखेंगे बराबर मूल योग माइनस में हटाई गई संख्याओं का योग, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर मूल योग क्या था, 1900 हो गया ये वाला, और माइनस में हटाई गई संख्या के यहाँ पर 100 हो गया, इस प्रकार से। तो टोटल कितना हो गया, 1800। 1800 क्या है, ये जो है रिमेनिंग अभी जो है सम यहाँ पर है। अब बोल रहा है कि शेष संख्याओं का नया औसत भी ज्ञात करना है। तो औसत ज्ञाने के लिए कुल संख्या कितना है, कुल संख्या हमें ज्ञात क्या है, 50 है। ठीक है, हटाई गई संख्या 2 है, 45, यहाँ पर 2 संख्या है हटाई गई संख्या, 2 संख्या 45 और 55 हटाया गया था, तो इसको 2 संख्या यहाँ पर 2 लिख देंगे। और इस प्रकार शेष संख्या जो बचेगा क्या होगा, मतलब 50 में से 2 संख्या हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 48। तो 48 आपका जो है संख्या है यहाँ पर है, और रिमेनिंग संग मतलब बचा हुआ कितना है 1800। 1800 को आप भाग दे दो 48 से, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 48 से भाग दोगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, दशमलव में चला जाएगा ये, लगभग 5 आएगा, तो 5 यहाँ पर एक है, सब में 5 है, देखो 2 में है, उसको दशमलव आएंगे। अब यहाँ पर लगभग देखो 48 यहाँ पर 7 से जा रहा है, तो 7, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा 37। ठीक है, 37 नया एवरेज जो आएगा यहाँ पर आंसर आ जाता है 37.5, यहाँ पर राइट आंसर आएगा। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिया गया है, बनाया गया है। ठीक है, तो आपको जो है बना लोगे, प्रैक्टिस करोगे तो सभी चीज़ें बन जाएगी। ठीक है, किसी का देख के उतारना और समझना नहीं है, अपने खुद से समझो आप। ठीक है, उसको बस हिंट देने के लिए है। आगे देखो, कार बनाने वाली एक कंपनी का अपना प्रॉफिट एंड लॉस खाता तैयार कर रही है। इसमें किस शीर्षक के अंतर्गत श्रम उत्पादन श्रम लागत शामिल है। देखो पहला ऑप्शन दिया है बिक्री, तो बिक्री में क्या होता है, तो इसमें जो होता है जो सीधे तौर पर हम उत्पादन करते हैं, जैसे कच्चा माल हो गया, और उसके बाद उत्पादन के बाद श्रमिकों को वेतन दिया जाता है। जैसे कोई भी श्रमिक है काम कर रहा है, ठीक है, उसमें तो उत्पादन किया सामान, उसको पैसा मिला, वो श्रमिक खत्म हो गया। आगे देखो यहाँ पर दिया है वितरण लागत। वितरण लागत कब होता है, ये जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब ग्राहक तक पहुंचाने के लिए, मान लेते हैं भंडारण के लिए, भंडारण कहीं पर अगर स्टोर है, मतलब भंडार करना है, कोई भी वस्तु है उसको भंडार करने और जो है पैकिंग करने के लिए, जैसे आप कोई चीज़ मंगाते हैं तो पैकिंग करने के लिए खर्चा लगता है, तो उसको बोलते हैं वितरण लागत, जहाँ बांटते हैं लोगों को। बिक्री के लिए है, जैसे कोई सामान है सीधे तौर पर उत्पादन किया, निर्माण किया और बेच दिया इसे, तो उसमें वेतन मिलता है। देय ब्याज क्या होता है, इसमें जो है सबसे पहले व्यवसाय जैसे आप संचालन करना है, जैसे आपको बिजनेस खोलना है, तो बिजनेस खोलने के लिए आपको जो है पैसे लगते हैं, जिससे वित्त पोषण कहते हैं। व्यवसाय संचालन यहाँ पर होता है। प्रशासनिक व्यय क्या हो गया, कार्यालय में जो ऑफिस वगैरह होता है, ठीक है, सामान्य जो मैनेजमेंट होता है अप्रत्यक्ष रूप से रहता है, जैसे कर्मचारियों लोग को वेतन देना, ये सब चीज़ें इसमें होता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बिक्री लागत होगा। ठीक है, बिक्री लागत आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी कार बनाने वाली फैक्ट्री है, वहाँ पर काम किया और आपको जो है बेचाया, पैसा मिला आपको। ठीक है, उसके बाद आगे देखो यहाँ पर जनसांख्यिकी लाभांश यहाँ पर बोला गया है। तो लाभांश यहाँ पर क्या है,
तो जनसंख्या लाभांश मतलब आयु वर्ग को बांटा गया था, 0 से 6 नहीं, यहाँ पर 14 से 50 काम ही नहीं कर सकते, 60 की आयु में अधिक कार्यशील संख्या नहीं, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा 15 से 59 आपका ऑप्शन नंबर ये। इसमें जो है जनसंख्या लाभांश होते हैं, मतलब इसके अंतर्गत कार्यशील जनसंख्या अंतर्गत माना जाता है 15 से 59 के अंतर्गत, ठीक है। इसमें ये जनसंख्या में वृद्धि मतलब आर्थिक संभावना यहाँ पर बढ़ता है। आगे देखो 36 नंबर दिया हुआ है, इसमें क्या दिया है, सबसे पहले देखो यहाँ पर समझो, ये किसी वस्तु की कीमत 50% की वृद्धि किया जाता है यदि उसकी खपत को कितना कम करना चाहिए ताकि उस उपभोग का सामान्य व्यय रहे। इस प्रकार 50% की वृद्धि की जाती है, उसकी खपत को कितना कम करना चाहिए ये बोल रहा है। तो वस्तु का जो है प्राइस पहले हम पता करेंगे, प्राइस क्या है, तो मान लेते हैं पी है, कुछ नहीं पता है पी। कंजप्शन कितना खपत है, खपत हमें पता ही नहीं है, तो इसको हम सी मान लेते हैं खपत को, ठीक है। एक प्राइस ये मूल्य के लिए हो गया, कंजप्शन सी हो गया। अब बोल रहा है मूल व्यय, देखो यहाँ पर वृद्धि के लिए की जाती है खपत कितना कम करना चाहिए, मूल व्यय। मूल व्यय को हम एक्सपेंडिचर मान लेते हैं, क्या व्यय हुआ है इसको हम मान लेते हैं एक्सपेंडिचर, मतलब ई से दर्शाते हैं, पी गुणे हम सी करते हैं। कहने का मतलब ये जो प्राइस हो गया और कंजप्शन खपत, ये अगर हम कोई भी वस्तु है उसका प्राइस देखो और जो है उस वस्तु का जो है खपत देखो कंजप्शन, इन दोनों गुणा करोगे तो आपका जो है एक्सपेंडिचर मिल जाएगा, मतलब व्यय मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अब बोल रहा है कीमत में 50% की वृद्धि करने के बाद नया मूल्य क्या होगा, तो मान लेते हैं कीमत प्राइस में 50% की वृद्धि होता है, तो देखो इसको हम प्राइज ही मान लेते हैं, यहाँ पर एक मान लेते हैं इसको, जहाँ भी डॉट कर लेते हैं पी डॉट, इसको प्राइज मान लेते हैं। तो पी प्लस उसमें 50% की वृद्धि मतलब करेंगे हम 0.50 कर लेते हैं, ठीक है। वही 50% को अगर हम परसेंटेज में बदलेंगे, कहने का मतलब कि हम 50% मतलब 50/100, इसको हम बदलेंगे इसमें इसमें दशमलव में, तो यहाँ पर 0.50 हो जाएगा ऐसे, ये आपका जो है प्राइस हो गया। कहने का मतलब इसको जोड़ दो तो यहाँ पर 1.5 पी, ये आपका हो जाएगा 50% वृद्धि करने के बाद नया मूल्य हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से, ठीक। अब आगे देखो कि 1/5 हो गया, ये सवाल थोड़ा फंस सकते हैं। कंजप्शन के बारे में देखो, कंजप्शन ज्ञात करने के लिए हमें जो है पता करना पड़ेगा, तो हमें पी प्राइस गुने कंजप्शन बटे में यहाँ पर 1.5 पी बराबर सी, यहाँ पर 1.5, ये आप कंजप्शन के लिए हो गया, बराबर सी 3 बटे यहाँ पर 2। ये क्या हो गया, देखो सबसे पहले हम 1.5 का देखें, 1.5 और उसका कंजप्शन इसका दुगना देखो, इसको लगता है मैं ही समझ रहा हूँ, आप लोग नहीं समझ पाओगे इसको लगता है। सी यहाँ पर कंजप्शन हो गया, कंजप्शन 3/2, ये आपका क्या हो गया, कंजप्शन के लिए 1.5 का दुगना हम किए तो 3 आ गया, ठीक है। 3 और इधर आपका जो है 2/3, मतलब टोटल आपका जो है आंसर लगभग 1/3 आएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको थोड़ा सा और समझेंगे अच्छे से, तो 1/3 यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। इतना जो है अनुपात में कमी होगा यहाँ पर, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा फंस जा रहा हूँ यहाँ पर, मेरे को लगता है यहाँ पर अटक गया मैं, याद नहीं आ रहा है, मतलब देखो यहाँ पर ये तो ठीक है, यहाँ पर 1.5 इसका दूना किए 3 हो गया, ठीक है, 3 बटे, और ये आपका जो है पी एस सी से 2 हो गया, 3/2, और मतलब 2/3 हो गया यहाँ पर ना, 2/3 सी हो गया। अब जो है नया कंजप्शन भी बोल रहा है, नया कंजप्शन सी, और ये माइनस का यहाँ पर 2/3 हो जाएगा, इस प्रकार से 2/3 सी, तो इस प्रकार से 1/3 सी कंजप्शन इतना हो जाता है आंसर। इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पर बन जाएगा, इसको आपको ट्राई कीजिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें, नहीं बन रहा है। आगे देखेंगे एच सी एफ एल सी एम से यहाँ पर हो रहा है। आगे सवाल यहाँ पर दिया है, दो संख्याओं का एच सी एफ और एल सी एम 24 और 168 है और संख्याएं 1:7 के अनुपात में है, तो दो संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो एच सी एफ यहाँ पर देखोगे आपके सामने, ये जो एच सी एफ है हाई कॉमन फैक्टर, और यहाँ पर एल सी एम है, ये देखो एल सी एम है, इन दोनों का अनुपात बोल रहा है, तो यहाँ पर सी एम ये आपका और इतना है, तो मतलब एक्स मान लेते हैं, एक्स को एक को एक्स मानते हैं, 7 को 7x मानते हैं। यहाँ पर वेरिएबल का जोड़ना होगा, मतलब कहने का अर्थ कि ये 7x हो गया, गुणे में यहाँ पर x हो गया, और बराबर यहाँ पर 24 गुणा में 168, एलसीएम यहाँ पर क्या है 168 है, एचसीएफ यहाँ पर 24 है। इन दोनों के अनुपात कितना होगा, तो देखो ये जो है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा, यहाँ पर बोला जा रहा है। तो इसलिए x गुणे 7x हो गया, मतलब यहाँ पर 7x² हो गया बराबर 24। अगर हम 168 गुणा करते हैं तो लगभग यहाँ पर जो है कितना आ जाएगा, तो 404 4000 आ जाएगा 32,
ठीक है ये। उसके बाद अगर हम एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, तो एक्स का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से देखो सबसे पहले एक्स को यहाँ पर कॉमन लेंगे इधर, ठीक है, मतलब 7 कॉमन नहीं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये जो है गुणा में है 7 उस पर चला जाएगा, तो 7 से ये कट जाएगा कितना बार में, तो यहाँ पर 7 5 से, और यहाँ पर 7 6 576 से ये कट जाएगा, 40 32, ठीक है, ये कट जाएगा। एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पर अगर हम एक्स का निकालेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 576, 576 किसका वर्ग होता है, तो ये आपका 24 का वर्ग होता है, ठीक है, एक्स बराबर मतलब 24 का वर्ग कितना होता है, 576 होता है, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो कि एक्स का मान हमें पता चल गया 24, तो हम आसानी से हम निकाल सकते हैं एक्स का मान, यहाँ पर अगर हम बोलेंगे तो 24 हो जाएगा, और 7 एक्स का निकालेंगे तो 7 एक्स बराबर यहाँ पर हो जाएगा 24 का गुणा हम 7 से कर देते हैं, मतलब 168 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बोल रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 168 है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है, इस प्रकार से। आगे देखो ये सवाल, आगे देखो, एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपये थे, जिसका एक हिस्सा उसने 4% की दर से और बाकी को 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया। यदि एक वर्ष में प्राप्त कुल 700 रुपये था, तो 4% प्रति वर्ष की दर से उधार दिया गया धन कितना था। इस क्वेश्चन को हम पहले भी बना चुके हैं। यहाँ देखो, यहाँ पर एक ब्याज यहाँ पर दिया गया है, और इसका हमें ब्याज निकालना है। एक ब्याज दिया गया है, मतलब एक साधारण ब्याज दिया गया है, और एक हमें निकालना है, ठीक है, इस प्रकार से। तो सबसे पहले आपको जो है फॉर्मूला जानते हो, पीआरटी होता है, प्रिंसिपल दर दर गुने समय, इस प्रकार से बटे में 100 होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। यहाँ पर टोटल अगर हम एस आई टोटल का निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, S1 पहले S2 मतलब SI1 SI2, इस प्रकार से दो अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले 700 तो दिया हुआ है, इसको 700 बराबर यहाँ पर P1 मानेंगे, P1 क्योंकि पहला का हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, गुणे 4 गुणे 1 हो जाएगा, बटे में यहाँ पर 100 हो जाएगा, और ये प्लस प्लस जो है जुड़ जाएगा 16,000 के लिए, तो 16,000 के लिए प्लस करके यहाँ पर लिख दो 16,000, माइनस में जो जिसका हिस्सा उसने 4 से बाकी को वार्षिक वार्षिक ब्याज पर उधार दिया, इसमें से कुछ धन को यहाँ पर वार्षिक ब्याज दिया, मतलब यहाँ पर P1 जो भी मूलधन है यहाँ पर उसको अलग कहीं उधार दिया। 5 गुणा 1 हो जाएगा, बटे में यहाँ पर 100 हो जाएगा। इसको पहले वाले पेपर में ही बना चुके हैं हम लोग, इसी टाइप से क्वेश्चन बना था, संख्या वहाँ पर अलग था। ये 700 हो जाएगा, ये गुणा हुआ है तो कितना हो गया 4P1 बटे में 100, और प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका 8,000, ये कट जाएगा कितना से, देखो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 0 से, ये 5 का गुणा जो है इन दोनों में हो जाएगा, ठीक है, 1 का गुणा इन दोनों में हो जाएगा, तो देखो 16 25 80, तो 80,000 हो जाएगा ये, 80,000, और यहाँ पर 5P1 माइनस का 5P1 हो जाएगा, बटे में यहाँ पर 100 हो जाएगा, इस प्रकार से। अब P1 का हमें मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले देखो 700 है यहाँ पर, इसका गुणा हम 100 से कर देंगे, क्योंकि ये 700 इधर है, इस पर जो है 100 के साथ जाएगा, ये आपका जुड़ जाएगा, मतलब गुणा हो जाएगा इसके साथ, तो कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा ये। और 80,000 में से हम फिर क्या करेंगे, माइनस का हम 7,000 घटाएंगे, क्योंकि देखिए 7,000 कहाँ से आएगा, सॉरी यहाँ पर 7,000 नहीं 70,000 बोला, 70,000 आएगा। देखो पहले ये समझो कि ये 100 का गुणा इसके साथ होगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 70,000 हो जाएगा। 700 का गुणा हम करेंगे तो ये 70,000 हो गया, बराबर इधर क्या बचा, तो 80,000, ठीक है, 80,000 माइनस का P1 ये बचा इधर, ठीक है, ये कट गया इसके, ठीक है, तो 20, और ये आपका 0, मतलब टोटल यहाँ पर आपका आएगा, ये देखेंगे टोटल यहाँ पर जो आया आपका P1 का मान 80,000 में से 70,000 घटा दोगे यहाँ पर 10,000 टोटल, ये आपका आंसर हो जाएगा। 10,000 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर 10,000 रुपया, ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। इसको पहले भी हमने बना चुका है, इस प्रकार से ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा क्वेश्चन। आगे देखते हैं यहाँ पर, ये क्या है, ये रेखाखंड से है, जैसे आपके सामने रेखा इस प्रकार से बना रहता है ऐसे, ठीक है, ऐसे रहता है, यहाँ पर जो है प्लस प्लस रहता है, यहाँ पर जो है ये आपका माइनस हो गया इधर का, माइनस, और यहाँ पर प्लस, और इधर का आपका जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, ये माइनस माइनस, ठीक है, ये भी माइनस है, और इधर आपका जो है यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और ये आपका माइनस हो जाता है, सॉरी यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, इस प्रकार से। तो यही चीज़ यहाँ पर दर्शाया गया है। तो पहले देखो एक्स, ये दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर बोल रहे हैं मध्य बिंदु निकालने के लिए, तो ऐसे भी कर सकते हो आप, जैसे ए है तो X1 X Y1 से निकाल सकते हैं इनको, एक पक्ष को, ठीक है।
तो सिंपल ऐसे करेंगे कि x1 को हम बराबर 8 मानेंगे, y1 को यहाँ पर 2 मानेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से x2 को हम यहाँ पर 4 मानेंगे और y2 को यहाँ पर 6 मानेंगे। इसका पहला क्लास देखिएगा, इससे पहले वाले में बताया हूँ इसका, ठीक है। x बराबर x1 प्लस x2 बटे में यहाँ पर 2 हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका जो है मध्य ज्ञात करने के लिए, मध्य मतलब इसका दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, मध्य निकल जाएगा। y के लिए यहाँ पर y1 प्लस y2 बटे में 2, इन दोनों को रख के मध्य में भाग दे देंगे इस प्रकार से। देखो अगर हम इसका निकालते हैं तो 8 प्लस 4 हो जाएगा बटे में 2, मतलब टोटल कितना आ जाएगा, 8 4 12, 12 बटे 2 मतलब 6 आ जाएगा यहाँ पर। इसमें देखोगे तब 2 प्लस 6 है और बटे में 2, 6 2 8 और 2 से भाग देंगे तो बराबर यहाँ पर 4 आ जाएगा। मतलब कहने का अर्थ यहाँ पर 6 और 4 आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर आंसर 6 और 4 कौन सा है, तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा, 6 और 4, 6 और 4 दिया ही नहीं है ऑप्शन में, ठीक है। सॉरी एक से मिस्टेक हो, यहाँ पर -2 है जी, यहाँ पर -2 होगा, मतलब ये -2 है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर जो है ये -2 मतलब यहाँ पर 4 मतलब 2 यहाँ पर आएगा, इसलिए सॉरी सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, -2 था यहाँ पर, देखो ये -2 है, तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा, 6 और 2 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 6 और 2 मतलब यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से अगर इस प्रकार से आपके सामने दिया रहेगा और रेखाखंड औसत मध्य पूछेगा तो यहाँ पर इसी प्रकार से निकाल देना है कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दोगे, निकल जाएगा आपका, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये देखो इस प्रकार से क्वेश्चन है, 140 मीटर और 100 मीटर लंबी दो ट्रेन क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटे गति से एक ही दिशा में समांतर ट्रैक पर जा रही है। ट्रेनों को एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा, यहाँ पर बोल रहा है सेकंड में दिया हुआ है, यहाँ पर देखो किलोमीटर में है। तो कभी भी बदले के इसमें जो है 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कभी भी अगर आपको किलोमीटर दिया है और किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, अगर उसमें जो है उसको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में तो 5/18 से जो है भाग देते हैं, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा ये, क्लियर है। अगर आपको मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है उसको अगर आपको किलोमीटर बदलना है तो सिंपल 18/5 को भाग दे देंगे तो 1 किलोमीटर प्रति सेकंड में घंटा में आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल किलोमीटर में दिया है तो छोटे वाले को भाग देना है बड़े से, ताकि जो है मीटर प्रति सेकंड आ जाता है, और मीटर प्रति सेकंड उसको 18/5 मतलब बड़े छोटे को भाग देना है बड़े में, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये इतनी ही चीज़ें हैं और बाकी इसमें क्या बोल रहा है कि समय कितना समय लगेगा, तो समय ज्ञात करने के लिए हमें जो है दूरी को चाल से भाग देना रहता है। समय निकालने के लिए जो कुल दूरी है उसको आप जो है स्पीड मतलब चाल से आप भाग दे देंगे तो आप जो है इसका समय निकल जाएगा, ठीक है। जितना भी दूरी रहेगा उसको कहीं भी दूरी को ज्ञात दूरी रहेगा उसको जो है स्पीड से आपको भाग देना है, कितना के स्पीड से जा रहा है उसको भाग दे देंगे तो कितना समय लगेगा वो हमें समय निकल जाता है, ठीक है। बस इतने ही चीज़ें इसमें लगेगा और ये सवाल बन जाएगा। पहले देखो कि 90 किलोमीटर और 18 किलोमीटर प्रति घंटा से दोनों ट्रेन जा रही है, तो अगर हम मतलब ट्रेनों की एक ही दिशा में जा रही है तो उनकी जो है सापेक्ष गति वहाँ पर होता है, मतलब रिलेटिव स्पीड बोलते हैं उसको, रिलेटिव स्पीड यहाँ पर दिया भी होगा। तो रिलेटिव स्पीड होता है मतलब यहाँ पर अगर हम 90 और 90 में अगर हम 18 को घटाते हैं तो कितना स्पीड सापेक्ष यहाँ पर बचा है, तो उसको जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये सापेक्ष गति है, ठीक है। मतलब इसको रिलेटिव स्पीड बोलते हैं, मतलब इसको गति का अंतर है, इतना अंतर, मतलब एक ट्रेन 90 की स्पीड से जा रहा है, एक ट्रेन 18 की स्पीड से जा रहा है प्रति घंटे की दर से, तो इसके बीच का अंतर का जो है अंतर कितना है, तो 72 घंटे का अंतर है, मतलब 72 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है। अगर इसको हम बदल देंगे मीटर प्रति सेकंड में तब हमारा जो है आगे का काम होगा। तो आप देखो अब 72 को हम क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए, सबसे पहले हमें जो है 5/18 से गुणा करेंगे इसको, ठीक है। 5/18 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 18 से कट जाएगा ये, ठीक है। 18 18 चौक 72 यहाँ पर 4 बार में, और 4 गुणा 5 में करोगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, ठीक है। 20 मीटर प्रति सेकंड आपका ये हो जाता है, इनका अंतर हमें पता चल गया। अब देखो हमें कुल दूरी पता करना है, तो कुल दूरी देखो एक ट्रेन जो है 140 मीटर और 100 मीटर लंबी है दो ट्रेन, तो दोनों ट्रेन को पता जोड़ लो पहले, तो कुल दूरी आपको पता चल जाएगा। पहले 140 प्लस में 100 तो कितना हो जाएगा टोटल 240, 240 से क्या है ये कुल दूरी है, कुल दूरी हमें पता चल गया। अब बोल रहा है कि समय आपको निकालना है, तो यहाँ पर सारा चीज़ तो दिया गया है,
क्या करना है, देखो ये मीटर प्रति सेकंड क्या है, ये स्पीड है, ठीक है, स्पीड, इनको बीच का अंतर का स्पीड है, और ये आपका कुल दूरी है इन दोनों का, ठीक है। सिंपल क्या करना है, समय को निकालने के लिए दूरी बटे 4 मतलब 240 को हमें 20 से भाग दे देना है, कितना मिनट कटेगा, ये आपका 12, मतलब 12 सेकेंड आपका यहाँ पर लगेगा, 12 सेकेंड, ठीक है। तो 12 सेकेंड आपका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, 12 सेकेंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे आपको जो है यहाँ पर बनता है इस, ये चैप्टर जो है स्पीड टाइम डिस्टेंस, यहाँ से कोई टॉस सवाल आता है और ये बहुत ही आसान टॉपिक होता है, ठीक है। ऐसे औसत चाल भी निकालने के लिए दे देता है, औसत चाल भी यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है, सिंपल औसत फार्मूला से। आगे देखो यहाँ पर दिया हुआ है 50 डिग्री 60 डिग्री और 70 डिग्री के कोण वाले त्रिभुज की संख्या जो बनाए जा सकते हैं। देखो यहाँ पर 50 डिग्री, पहले 50 हो गया, फिर 60 हो गया, फिर 70 हो गया, ठीक है। ये आपका इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं हम, कितना आ जाएगा, 50 60 70 यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना 180 यहाँ पर हो जाएगा, क्या देखो पहले, तो जब हम 180 डिग्री का यहाँ पर मतलब कोण बनाया जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग यहाँ पर 180 डिग्री होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे बोल रहा है कि इतना जब कोण वाले त्रिभुज है तो उससे कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो इससे चाहे कितने भी बना सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज जो है कई तरह से होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भुजा के आधार पर होता है, कोण के आधार पर होता है, तो यहाँ पर जो है जिनके समान यहाँ पर कोण होते हैं वो अलग अलग आधार पर होता है। तो यहाँ पर केवल एक नहीं बोलेंगे, यहाँ पर अनंत आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोण वाले त्रिभुजों की संख्या जो बनाए जा सकते हैं, तो इतना जब कोण है तो कितना भी जो है बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। देखो दी गई आकृति पी क्यू पी ओ क्यू, देखो पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पर कितना कोण बनता है, मतलब एक सीधी रेखा पर, ये रैखिक युग्म से ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो होता है 180 का बनता है, एक सीधी रेखा पर कोण जो बनता है 180 डिग्री का होता है। तो अगर हम 40 4x और 3x, मतलब कहने का अर्थ कि यहाँ पर 40 डिग्री प्लस 4x प्लस 3x को जोड़ते हैं तो हमारा 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो x का मान हमें निकाल देंगे, तो कैसे करोगे, पहले तो x माने हैं हमको ना, ये x माने हैं, इसको जोड़ने के बाद तो 40 डिग्री प्लस 7x बराबर 180, क्योंकि 4 3 7 हो गया, इस प्रकार से। अब दोनों समीकरण यहाँ पर देख लीजिए, ये 7 है, यहाँ पर x है, इस प्रकार से। तो ये देखो ये 40 है, यहाँ पर ये 40 है, 180 है, इसमें से घट जाएगा तो 7x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा ये दो, 180 में से 40 घटेगा तो यहाँ पर 140 बचेगा, तो x का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा ना। ये आपका 7 से 140 घटेगा 20 बार में, ठीक है। तो ये आपका 20 डिग्री यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। ये आपका 20 डिग्री यहाँ पर, मतलब कहने का अर्थ कि x का मान क्या होगा यहाँ पर, तो ये 20 डिग्री होगा, मतलब यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आपका, ठीक है। इस प्रकार के कुछ सवाल जो है यहाँ पर आसान है, कुछ सवाल बहुत ही कठिन है, तो यहाँ पर सभी टाइप के क्वेश्चन को शामिल किया गया है इसके अंतर्गत। आगे देखो यहाँ पर आयत से संबंधित है, एक आयत हॉल की फर्श 4 मीटर और 3 मीटर है, पूरे फर्श पर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का टाइल्स बगैर तोड़े लगाए जाने तो कितने टाइल्स की आवश्यकता पड़ी है, कुल मिलाकर यहाँ पर क्षेत्रफल बोला जा रहा है। देखो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर फर्श के बारे में, तो फर्श की लंबाई चौड़ाई यहाँ पर देखेंगे, तो देखिए सबसे पहले दिया एक चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करोगे, तो देखो यहाँ पर ये चीज़ें दिया हुआ है, टाइल्स की लंबाई जो है सेंटीमीटर में है, तो इसको भी हमें सेंटीमीटर लाना होगा। तो 4 को अगर सेंटीमीटर में लाओगे तो मतलब यहाँ पर 100 से गुणा करना होगा इसको, तो यहाँ पर 400 हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर, 3 मीटर है तो उसको 100 में गुणा करोगे तो यहाँ पर जो है ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा, मतलब 300 हो जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर, इस प्रकार से। फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आयत का क्षेत्रफल सिंपल निकालो, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पर आपका 400 का गुणा हम 300 से कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 3 12, 12,000 यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। ये आपका 12,000 हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है, ये आपका 12,000, ठीक है, नहीं नहीं ज़्यादा हो गया, यहाँ पर जो है 4 जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो, 4 3, ठीक है, 12 यहाँ पर हो जाएगा टोटल, अगर हम बोलेंगे तो 1,20,000 इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, क्षेत्रफल हो गया। अब बोल रहा है कि एक एक टाइल्स का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं करना है, 8 का गुणा यहाँ पर 6 से कर दो, इसका भी क्षेत्रफल निकल जाएगा कितना, 48। तो टाइल्स का कितना हो जाएगा, टाइल्स का हो जाएगा 48 हो जाएगा, 48
यहाँ पर 48 वर्ग सेंटीमीटर, इस प्रकार से। ठीक, अब देखो यहाँ पर कितनी टाइल्स की संख्या निकालना है, तो कुछ निकालना है आपको जो है 1,00,000, इसको भाग दे दो, यहाँ पर संख्या निकल जाएगा आराम से। तो यहाँ पर 4 जीरो है, नीचे आपको जो है 48 से भाग देना है, यहाँ पर कट करोगे तो कितना हो जाएगा, लगभग ये 25 और 1 जीरो 2 जीरो, मतलब 2 जीरो यहाँ पर लगेगा। तो ये जो है 2500 2500 टाइल्स लगेंगे, आंसर आपका हो जाता है एक बार में। क्लियर है, समझ में आया? यहाँ पर टाइल्स की संख्या आपको निकालने के लिए यहाँ पर टाइल्स की संख्या यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका टाइल्स का है, क्योंकि हमें पता चल गया कि कुल जो है क्षेत्रफल कितना है, तो 1,20,000 वर्ग यहाँ पर है। ठीक है, और उसके बाद हमें टाइल्स का क्षेत्रफल निकालना है, दोनों का क्षेत्रफल टाइल्स का ही पता चल गया कि 48 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, टाइल्स का क्षेत्रफल, इन दोनों को भाग दे दिए, तो यहाँ पर जो है टोटल संख्या निकल के आ गया हमारा। ठीक है, ऐसे सवाल पूछा जाता है। आगे देखो सवाल क्या दिया है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल 21 वर्ग सेंटीमीटर है, ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है, तब बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है, देखो बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई यहाँ पर पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर 21 ये दिया हुआ है क्षेत्रफल, तो मतलब आयतन ही बोलेंगे, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, उसके बाद इंच होगा, ऊंचाई, इसी को तो आयतन बोला जाता है यहाँ पर, बेलन का आयतन। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर मतलब यहाँ पर ये जो है 21, 11 तो हो गया, ये सिंपल ऊंचाई हो गया, और ये जो है ये स्क्वायर में जाएगा, मतलब 21 का ये हम यहाँ पर क्षेत्रफल स्क्वायर को रखेंगे यहाँ पर ऐसे। ठीक है, आपका ये आपका हो गया आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है, तो 21 का वर्ग गुणे यहाँ पर जो है 11 हो गया। ठीक है, अब इसको गुणा करते हैं हम यहाँ पर, तो इसका गुणा इसके साथ होगा, तो यहाँ पर आपका 231, और ये जो है यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक है, तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा ऐसे, तो यहाँ पर 231 3, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाता है, क्यूब यहाँ पर। ठीक है, बेलन का आयतन, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर का मान यहाँ पर दिया हुआ था, और बाकी यहाँ पर 11 को गुणा किया, यहाँ पर कुछ नहीं था तो एक था, ऐसा अब एक आके यहाँ पर जुड़ गया इसके साथ। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप ऐसे भी निकालेंगे, तो अगर आप इसको गुणा नहीं भी करेंगे तो भी आप देखिए यहाँ पर 231 आ रहा है, तो 231 में एक ही ऑप्शन में है यहाँ पर, तो ही आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाता है। आगे देखो यहाँ पर 45 नंबर ए बी और सी यहाँ पर दिया हुआ है, और सी की एक ही समय में एक ही दिशा में एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं, एक एक चक्कर में 252 सेकंड में, बी 308 सेकंड में और सी 198 सेकंड पूरा करता है। सभी एक समय में शुरू होते हैं, तो कितने समय बाद वे फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ें दिया हुआ है, तो इसको कुछ नहीं करना है। देखो ए बी सी और कौन सा है, ए बी सी तीन ही है ना, ए बी सी, ये तीनों का जो है सेकंड यहाँ पर दिया गया है, ए बी सी तीनों का समय ज्ञात करना है, तो तीनों का एलसीएम ले लो यहाँ पर। एलसीएम कैसे लोगे, तो एलसीएम गुणनखंड विधि से ले लो आप, आसानी पड़ेगा। तो 200 अगर हम 252 है, 252 है, उसका हम अगर तोड़ते हैं गुणनखंड से, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 7 हो जाता है, इस प्रकार से। अगर हम 308 का अगर हम तोड़ते हैं, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर गुणे 7 गुणे 11 हो जाएगा। 198 का अगर हम तोड़ते हैं, तो यहाँ पर 2 का गुणा 3 स्क्वायर गुणे 11 हो जाता है। अब जो मिल रहा है उसको जो है अलग से ले लो, मतलब यहाँ पर जो है टोटल आ जाएगा इसका, अगर हम एलसीएम लेंगे, मिलने वालों को घेरा लगा दो, यहाँ पर 2 है, 2 मिलेगा, फिर 6 यहाँ पर 3 भी मिलेगा, 2 में है, 11 भी 2 में है, तो मिल जाएगा ये, और यहाँ पर 7 भी है, मतलब टोटल यहाँ पर मिलेगा जो है वो 2 स्क्वायर गुणे 3। ठीक है, प्रत्येक यहाँ पर 3 का स्क्वायर गुणे 7 गुणे 11 हो जाएगा इसे। अब इसको हम ले लेते हैं, 4 हो जाएगा, 9 9 चौको 36, ये आपका 36 हो गया, गुणे आपका 11 77, मतलब टोटली जो है 27 72 हो जाएगा, ये सोचल ये हुआ 27 72, ये आपका क्या होगा, एलसीएम हो गया इनका, एलसीएम हो गया 27 72, इसका एलसीएम हो गया। अब बोल रहा है कि समय को मिनट और सेकंड में जो है यहाँ पर बदल देना है, मतलब शुरू होते हैं, तो ये जो समय लगा है एलसीएम, मतलब समय इतना समय एलसीएम होगा, मतलब इतना समय लगा है टोटल। ठीक है, इसी को हम क्या करेंगे अभी, मिनट में बदलने के लिए हम 60 से इसको भाग दे देंगे यहाँ पर, क्योंकि सेकंड है और मिनट है, यहाँ पर सेकंड में है, सब सेकंड में है, तो उसको मिनट में लाना पड़ेगा। तो मिनट में लाने के लिए यहाँ पर 27
72 को हम क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे तो टोटल यहाँ पर जाएगा कितना, इसको हम भाग दीजिए तो 46 और गुणे में 46 यहाँ पर हो जाएगा 60। टोटल इसका आंसर जो आएगा यहाँ पर 46 मिनट गुणे 60 हो जाएगा इसे, और यहाँ पर 12 सेकेंड, मतलब टोटल यहाँ पर जो आएगा 46 मिनट 12, मतलब डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होता है मैथ का। उम्मीद है आपको जो है समझ में आ गया। काफ़ी थोड़ा टफ क्वेश्चन था, थोड़ा जो है मॉडरेट क्वेश्चन था, थोड़ा इजी था, सभी चीज़ें इसमें शामिल था, ठीक है। तो अगली बार से ध्यान रखेंगे, कई सवाल जो है पहले से थोड़ा देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया हो कुछ चीज़ें। अगली क्लास जो है सामान्य ज्ञान से है, जो कि सिंपल, ये भी जो है ब्रह्मपुत्र बेसिन कहाँ है, तो यहाँ पर कहाँ है, देखो भारत चीन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, अ और स, भारत और चीन में, और यहाँ पर बांग्लादेश, पाकिस्तान साइड नहीं है, ठीक है। बैगनी बैगानी जनजाति बैगानी की जनजाति की भाषा है, देखो बैगानी बैगा, बैगा जो होता है इससे बना हुआ है, भाषा जो है मुख्य रूप से बैगा जनजाति बोली जब बोलते हैं बैगानी बोलते हैं, ठीक है, भाषा बैगा लोग बोलते हैं। वित्तीय उदारता इसका आर्थिक वृद्धि के तत्व को बढ़ाया गया, तो ये निजी प्रोडक्ट था इसका, ये तो अंतर है उससे आया है। ये जो उस समय का था, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट कौन सा पुरस्कार जारी किया, तो ये आपका जो है शहीद संजीव पांडे यहाँ पर थे, ये संजीव पांडे थे। पश्चिम और पूरब से फैले बृहद हिमालय, ये आपको जो है बताऊंगा अच्छे से जब मैं आपको भौगोलिक यहाँ पर इसी सवाल के साथ भारत का भौतिक विभाजन भी आपको बता दूंगा यहीं पर, इसी सवाल के साथ आपको जो 6 भागों में विभाजन किया गया उसके बारे में। तो क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थोड़ा टफ क्वेश्चन था, मुश्किल आ सकती है बनाने में, थोड़ा ट्राई करेंगे तो सारी सवालें जो है बन जाएंगी। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।